नमस्कार। हिमदर्शन टीवी शिमला के लिए मैं विजेंद्र दत्त गौतम। आज चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्री गगन लखनपाल जी, जो भाजपा मंडल में वर्तमान में महामंत्री के तौर पर भी कार्य कर रहे हैं। छात्र राजनीति से इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ये सक्रिय रहे। लगभग 19 साल पूर्व इनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था। 1993 के बाद 1998 में ये भाजपा की सक्रिय राजनीति में आए, विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी। ये युवा मोर्चा में कोषाध्यक्ष के तौर पर कार्य कर चुके हैं, शिमला मंडल में सचिव रह चुके हैं और वर्तमान में शिमला मंडल में ही महामंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गगन लखनपाल जी युवा नेता होने के साथ साथ अच्छे पढ़े लिखे भी हैं। इन्होंने कंप्यूटर में मास्टर डिग्री हासिल की है। आईटी का सेटअप करने में ये माहिर हैं। कोविड काल के दौरान समाज सेवा में इनकी अग्रणी भूमिका रही है। इन्होंने विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के लिए बड़ा अच्छा सराहनीय प्रयास किया है और कोविड काल में खाना पीना राशन मुहैया करवाने में इनकी एक बड़ी निर्णायक भूमिका रही थी। तो गगन लखनपाल जी का आज हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गगन लखनपाल जी, वर्तमान में चुनाव होने हैं, प्रश्नों की बौछार है, बहुत प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न भाजपा पार्टी को लेकर रहेगा। पार्टी में एक अनुशासन की बात आती है। अब टिकट आवंटन प्रक्रिया जोर शोर से चली हुई है। नगर निगम के चुनाव होने थे, अभी स्थगित है, बट आने वाले समय में वो होने ही होने हैं। और ऐसे ही विधानसभा चुनाव को लेकर के सबने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब टिकट आवंटन प्रक्रिया की बात आती है। टिकट आवंटन किया जाएगा जैसी चुनावी तिथि घोषित होगी, तो चाहे वो नगर निगम की हो चाहे विधानसभा की हो, चुनावी तिथि घोषित होगी। हर बार देखने में आता है कि जब भी चुनावी तिथि घोषित होती है और उसके बाद टिकट आवंटन प्रक्रिया चलती है, तो प्रत्येक राजनीतिक दल में कुछ न कुछ बगावती समीकरण उपज जाते हैं और यही बगावती समीकरण आने वाले समय में सरकारों के बनने और बिगड़ने की भूमिका अदा करते हैं। तो इस बार पार्टी का क्या एनालाइज है, किस स्तर पे पार्टी की क्या योजना है और क्या समझती है पार्टी के इस बार जब आपके टिकट आवंटन प्रक्रिया होगी उसके बाद क्या बगावती समीकरण प्रदेश में और शिमला नगर निगम में उपज सकते हैं? जी देखिए, मैं सर्वप्रथम ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक अनुशासन के लिए जानी जाती है। हर दल में हर जगह कुछ लोग होते हैं, कुछ चेहरे होते हैं जो चुनाव के लिए उपयुक्त माने जाते हैं और कुछ लोग चाहते हैं वो चुनाव लड़े। हर एक का अपना एक रुतबा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक प्रोसेस है। वो सर्वे एक कराया जाता है हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर वार्ड में एक सर्वे कराया जाता है। उस सर्वे के आधार पे जो उपयुक्त आपको कैंडिडेट मिलते हैं उसके ऊपर निर्णय पार्टी लेती है। तो प्रदेश का नेतृत्व और सेंटर का जो नेतृत्व है, जो भी निर्णय लेगा वही बाध्य होगा। उसके अलावा कुछ लोग होंगे जिनकी चाहत होती है कि हमें चुनाव लड़ना है, लेकिन अंत में सभी एकजुट होकर काम करेंगे। चलिए, अभी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी शहरों की अगर बात करें, हम खासकर नगर निगम शिमला की बात करते हैं, यहाँ पर आज भी जो समस्याएं हैं पानी, पार्किंग, सड़कों की, वो यथावत बरकरार हैं। मतलब आज तक कोई पार्टी या कोई सरकार इन समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाई, या क्या वजह है कि आज भी वो समस्याएं ज्यों की त्यों हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसके ऊपर आपसे ही सवाल करूंगा कि पूर्व में जितनी भी सरकारें आई, कांग्रेस की आई, वो आई, सबने कार्य तो किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में बहुत ज्यादा कार्य किए। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी को सड़कों का मुख्यमंत्री माना जाता है, शांता कुमार जी को पानी का मुख्यमंत्री माना जाता है। और आज आप देखिए, जब से स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आया है, हमारे शिमला शहर के आदरणीय विधायक श्री सुरेश भारद्वाज जी ने अभूतपूर्व कार्य किया है। और सड़कों में आप देख लीजिए, आपके ऑफिस के बाहर ही देखेंगे तो हर जगह सड़कें चौड़ी हो रही हैं, हर जगह वॉकिंग रैंप बन रहे हैं। संजौली में आप देखिए, मतलब किसी भी वार्ड में आप देखिए, अछूता सड़कों के लिए तो बिल्कुल नहीं रहा। पानी के लिए जो कहते हैं, पानी की समस्या आजकल कुछ दिनों से बीच में आ रही है, पर उसके लिए
सरकार जिम्मेवार है ऐसा नहीं मैं मानता, क्योंकि सबको पता है कि बारिशों ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। उसके बाद सिल्ट हर परियोजना में आई, उसके बावजूद हर तीसरे चौथे दिन पानी मुहैया करवाया जा रहा है। इसके अलावा पानी की 2050 तक की एक बहुत बड़ी स्कीम जो 1800 करोड़ के लगभग सैंक्शन सेंटर से माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने अभी करवाई है, और कुछ ही समय में आप देखेंगे शिमला में 24 घंटे पानी की आपूर्ति रहेगी। चलिए, बात अगर स्मार्ट सिटी की आई है, स्मार्ट सिटी परियोजना वास्तविक धरातल पर नजर नहीं आ रही है। इसको आए हुए बड़ा टाइम हो गया है, बड़ा समय हो गया है, लेकिन अभी तक ये सिरे नहीं चढ़ पाई। इसका क्या कारण है? ये भी लगभग पिछले प्रश्न की तरह वही है कि आप स्मार्ट सिटी जब से शुरू हुई है, स्मार्ट सिटी में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% काम हुआ, लेकिन जितना, क्योंकि यहाँ का भौगोलिक जो समीकरण है वो कुछ परमिट नहीं करते, कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंसेस है, उसमें इनको परेशानी आई, लेकिन उसके बावजूद आप देखें स्मार्ट सिटी में आपके रोड्स बने, स्मार्ट सिटी में आपके कितने टॉयलेट्स बने, स्मार्ट सिटी में आपका सब्जी मंडी का एरिया का कितना विकास हो रहा है। संजौली एरिया में आप देखिए फ्लाईओवर ब्रिज बन रहे हैं, 2-3 ब्रिज आपके आउटलैंड बन रहे हैं, बाहर के रैंप्स आपके 2-3 बन चुके हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी पे हर जगह जो रिटेनिंग वॉल्स को रख के सड़कों को एक पार्किंग मुहैया करवाई जा रही है। तो स्मार्ट सिटी में काम नहीं हुआ, ये तो मतलब मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तथ्य तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन जितने भी अगर आप टोटल डेटा लेके आएंगे तो स्मार्ट सिटी में चैनलाइजेशन जो नाला है हमारे लोरजार कोर एरिया के, उसके अमृत योजना थी पहले, फिर स्मार्ट सिटी में आए। हर ऐसा काम जो लोगों को लगता है कि अभी इसके लिए पैसा मुहैया कराना मुश्किल है, तो विधायक जी या तो स्मार्ट सिटी से पैसा दिलवाते या अपनी निधि से उसमें डलवाते हैं। तो स्मार्ट सिटी तो एक ऐसा काम हुआ है कि जिसकी मिसाल मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में और नहीं है। ये स्मार्ट सिटी को लेकर के भाजपा पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है। स्मार्ट सिटी भले ही आज किसी को नजर नहीं आ रही हो, लेकिन कार्य निर्माणाधीन है और शीघ्र ही नागरिकों के समक्ष एक विकासशील विकसित शहर की तस्वीर उजागर होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक संगठन, सरकार और प्रशासन, इनमें तालमेल को लेकर के अक्सर आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो लोगों के किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो जो सरकार से या प्रशासन से या संगठन से रिलेटेड हो, उसमें हमेशा एक तालमेल की कमी सामने आई है। तो वो कमी क्या है और क्या ये कमी अब इसकी भरपाई हो चुकी है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, संगठन एक सर्वोपरि बॉडी है, लेकिन पार्टी के लिए सरकार अपना काम कर रही है और प्रशासन सरकार के अनुरूप काम कर रहा है। सरकार और प्रशासन जो काम कर रहे हैं वो एक नीति के तहत, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करते हैं। संगठन सिर्फ एक पैरेलल बॉडी, और मैं इसे एक अच्छी चीज मानूंगा कि आप इसको इस तरह देखिए कि आप काम कर रहे हैं, आपके ऊपर मॉनिटरिंग के लिए कोई है। संगठन पार्टी को अपनी नीतियों के विरुद्ध जाने नहीं देता। संगठन पार्टी को बार बार याद दिलाता है कि हमें क्या करना है, हम किस आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग इसे तालमेल की कमी कहेंगे, लेकिन हम इसे एक मॉनिटरिंग पेरेंटल बॉडी का काम है। जैसे पेरेंट्स का काम होता है बच्चों पे निगरानी रखना, उस तरह एक निगरानी का काम करते हैं संगठन। ये संगठन अपना कार्य सुचारू कर रहा है, ऐसा कहना है गगन लखनपाल जी का। अभी एक बात आती है, आम आदमी पार्टी की एंट्री हिमाचल प्रदेश में हुई है, लोग जुड़ रहे हैं। भाजपा पार्टी इस समय पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान की। कांग्रेस भी लगातार दावा कर रही है अपने विस्तारीकरण को लेकर के, लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। भाजपा का कुनबा कितना बड़ा है हिमाचल प्रदेश में, संगठन में कितना विस्तार हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक बात है आम आदमी पार्टी की, तो वो अभी नए नए आए हैं पहाड़ों पे। जैसे जयराम जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहाड़ों में चढ़ना मुश्किल है। पहाड़ों पे काम वैसे नहीं होता जैसे दिल्ली या पंजाब में होता है। पहाड़ों में भौगोलिक स्थिति, लोगों का मेल मिलाप इस तरह है कि आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत है, उनके बीच ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है। तो आम आदमी के लिए तो अभी बहुत राह दूर है। आम आदमी पार्टी, और आते ही आपने देखा कि उनके नेता भ्रष्टाचार में उसमें संलिप्त पाए गए, तो आम आदमी पार्टी तो वो रही नहीं।
और जहां तक बात है कांग्रेस की, कांग्रेस के लोग तो आपके सामने अभी 2 दिन पहले का एग्जाम्पल है, श्री गुलाम नबी आजाद जी वो छोड़ चुके हैं। कई लोग हैं, पवन काजल जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, आपके दूसरे विधायक भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ रहे हैं, ये एक सोच का विषय है। सोच का विषय है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीति से, उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर ये लोग खुद मान रहे हैं कि आपकी जो नीति है, आपका काम करने का तरीका है वो बहुत बेहतर है, और हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके देश के नवीनीकरण में, प्रदेश की विकास में हम योगदान देना चाहते हैं। तो उदाहरण सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। अच्छा, देश और राष्ट्रीय राजनीति की बात जैसे हुई है, अभी हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए जी, उपचुनाव में 4 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, सरकार भाजपा की थी, केंद्र सरकार भाजपा की है। बावजूद उसके जो भाजपा सरकार की उपलब्धियां हैं, क्या उनमें कोई कमी रही जो वहां पर परिवर्तन देखने को मिला? और एक राष्ट्रीय स्तर पर आज जो राजनीति चल रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, किसी भी कोई भी राज्य इस बात से अछूता नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लग रहे हों, वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। तो क्या इन पूर्व उपचुनावों का और राष्ट्रीय राजनीति का हिमाचल प्रदेश पर भी प्रभाव पड़ने वाला है? अगर पड़ने वाला है तो कितना और क्या? देखिए, जब उपचुनाव हुए उसके बाद निश्चित तौर पर जो उसके नतीजे आए हमारे फेवर में नहीं थे, पर वो एक तरह से एक लेसन था सरकार के लिए कि कुछ जो काम हम कर रहे हैं, काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो काम लोगों के मन में बैठ रहे हैं, लोगों के दिलों में उतर रहे हैं। और दूसरा एक कारण था लोकल मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, कुछ अपने लोगों ने काम किया, लेकिन कांग्रेस ने उसको बुनाया अपने तरीके से। तो हर जगह ये हुआ है। बाकी कुछ अपना हर एक चेहरे का एक रुतबा होता है, तो कुछ जगह कुछ रुतबों ने काम किया, कुछ एक जिसको कहते हैं एक सिंपैथी वोट भी मिला है। जैसे हमारे माननीय वीरभद्र सिंह जी वो हुए थे, उसके बाद सिंपैथी वोट ने भी थोड़ा काम किया, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए जो मंडी सीट में मार्जिन था वो बहुत कम था। इतना बड़ा चेहरा होने के बावजूद, इतना 5 बार 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी ने वो चुनाव लड़ा, उसके बावजूद आप उसको देखिए कितना कम, क्योंकि लोगों ने वोट तो दिया उसे, लेकिन जो सिंपैथी फैक्टर है उसने अपना काम किया। बाकी लोगों ने एक पाठ भी पढ़ा है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी ने सीखा है, और निश्चित तौर पे हम लोगों ने उससे सीखकर और काम किया है। हमने उसे नेगेटिव नहीं लिया, हमने उसे पॉजिटिव लिया है कि हम उस पर और काम करेंगे और लोगों के बीच में जाकर विकास को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे राष्ट्रीय स्तर पे जो राजनीति चल रही है उसके इम्पैक्ट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि जाहिर सी बात है, मोदी जी का जो गवर्नेंस का मॉडल है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, तो उस पे प्रभावित होके ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दल, अभी तो वर्ल्ड के कई नेता उनका नेतृत्व को का लोहा मान चुके हैं, तो उससे प्रभाव तो निश्चित तौर पे हर जगह फैला। तो हिमाचल तो अछूता रहेगा नहीं। हिमाचल इस वक्त मोदीमय है, और जयराम जी की नीतियों से, जिसे कहा जाता है डबल इंजन सरकार चल रही है, हर जगह विकास हो रहा है। आप एक का प्रोग्राम बताइए, आपने देखा होगा जनमंच के कार्यक्रम इस सरकार ने लॉन्च किए। जनमंच में ऑन द स्पॉट सारे मुद्दे सॉल्व हुए। कई जगह ऐसी सोच थी कि सेंटर का ये काम है, नहीं हो पाएगा, उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय विधायक जी ने वो बात करी, सेंटर के ऑफिसर से करी और उनको रिजॉल्व करवाया। तो हर जगह उसका प्रभाव तो निश्चित तौर पे आपको दिख ही रहा है। ये उपचुनाव की जो बात आज सामने उभर कर सामने आई है, तो लखनपाल जी का कहना है कि इससे उनको एक बड़ी सीख मिली है, एक लेसन मिला है, और जो उपचुनाव में जो कांग्रेस विजेता रही भी है उसमें कहीं ना कहीं सिंपैथी फैक्टर एक बड़ा रोल अदा कर रहा था। तो फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पे उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है, जिसको लेकर के भाजपा आने वाले समय में अपने मुद्दे बनाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाजपा धर्म विशेष की बात करती है, और चाहे राष्ट्रीय स्तर पे आज कहीं शिवलिंग का मिलना हो या कहीं लव जिहाद के मामले हो, मतलब कहीं ना कहीं धार्मिक जो उन्माद जो चला हुआ था उस पर कंट्रोल करने में भाजपा की बड़ी अच्छी भूमिका भी सामने आ रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अगर भौगोलिक स्थितियां देखें तो बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर 2% मुस्लिम है
और धर्म में हमारा ऐसा कोई इतना उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे मंदिर हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का शिकार रहे हैं। और भाजपा ने सत्ता में आने के बाद ब्राह्मण बोर्ड का भी गठन किया था। तो आज अगर धर्म की बात करें, धर्म के उत्थान को लेकर, मंदिरों के पुनर्निर्माण को लेकर के कितना सफल रही है भाजपा और सरकार, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट भी करूंगा। धर्म विशेष की बात नहीं करते हम धर्म की बात करते हैं। अगर आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, पर हमारा सिर्फ इतना मानना है कि दूसरे के धर्म की भी रिस्पेक्ट कीजिए, जो एक बहुत पुराना सोच है हिंदुस्तान की। हम धर्म विशेष में हर एक के लिए ये कहते हैं कि उस धर्म का उत्थान तभी होगा अगर वो धर्म के लोग धार्मिक कार्य करें। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदू ही धार्मिक कार्य करेंगे। इसीलिए अब जैसे धर्म, अगर सिर्फ हिंदू धर्म की बात करें या किसी भी धर्म की बात करें, मोदी जी ने हज यात्रा के लिए पूरा कार्य किया, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए उनको पूरी सब्सिडी दी। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक धर्म के लिए उन्होंने किया। राम मंदिर का निर्माण आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपके सामने बना है। जहां भी जरूरत है वो करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जहां भी, जैसे आपने बोला, ब्राह्मण बोर्ड का गठन हुआ, ब्राह्मण उत्थान भी हुआ, लेकिन हर एक वर्ग को ये जरूरत है। एक कार्य हुआ, बहुत से कार्य रहते हैं। काफी मंदिरों को, जो कि हेरिटेज के सिंबल है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मंदिर है, वो हेरिटेज के सिंबल है, चाहे वो गुरुद्वारा साहिब है, चाहे वो मस्जिद है, जो भी हेरिटेज के सिंबल है उन्हें उठाया जाएगा। तो सरकार की ये प्रतिबद्धता है। ये भाजपा ने इस बात को नकार दिया है कि किसी धर्म विशेष की बात की जाती है। भाजपा सर्वधर्म की बात करती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलने की बात करती है और सबके उत्थान के लिए वचनबद्ध है। तो ये कहना है हमारे गगन लखनपाल जी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेरोजगारी और महंगाई बड़े प्रश्न हैं और तमाम जो भाजपा से एंटी राजनीतिक संगठन है, तो सबका अगर एक एनालाइज किया जाए, उनको एकजुट किया जाए, तो वहां से एक ही बात निकल कर आती है, बेरोजगार और महंगाई। तो बेरोजगारी और महंगाई पे क्या कहेंगी भाजपा, क्या कहेंगे संगठन? देखिए, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। महंगाई को हम अलग रखते हैं। बेरोजगारी के लिए तो जिस तरह से गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप लॉन्च किए, एमएसएमई का उत्थान किया, हर एक सेक्टर में जाके आपने इतनी स्कीम्स दी हैं कि इंडस्ट्री का सेटअप हो जाए। तो सरकार का, भाजपा का मानना ये है कि बेरोजगारी सिर्फ ऐसे नहीं दूर कर सकते कि हम उनके लिए नौकरियां प्रोवाइड करें, सरकार नौकरी नहीं करे। बेरोजगारी दूर करने के लिए एक तो युवाओं को मौके दिए जाएं कि वो बेरोजगारी अपनी ना दूर करें, वो लोगों को भी रोजगार दें। तो उसके लिए स्कीम स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप हिमाचल में भी लॉन्च हुआ है। आपने धर्मशाला में देखा होगा, यहाँ पे इमर्जिंग हिमाचल करके वो कितने लोगों ने यूनिट लगाया, जिससे आपकी बेरोजगारी की समस्या हिमाचल में खत्म होगी। उसमें समय लगेगा निश्चित तौर पे, आज आप करेंगे तो कल तो दूर नहीं होगी। उसी तरह अगर आप महंगाई की बात करें, अब महंगाई के सिर्फ कारण सरकार का, प्रशासन का नहीं है। कोविड काल में 2 साल आपको पता ही है, हर एक सेक्टर में, हर एक इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। तो निश्चित है कि हिमाचल पे, भारतवर्ष पे इसका असर पड़ा है। हम धीरे धीरे उठ रहे हैं, जीडीपी भी बढ़ रहा है हमारा, तो धीरे उसमें टाइम लगेगा। बट ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस सरकार में इसका उत्थान होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम महंगाई को ऊपर काबू पाएंगे। काबिले तारीफ है गगन लखनपाल जी की ये बात, और इसका वाकई में समर्थन करना चाहिए। सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को सामने आना होगा और बेरोजगारी पर हम नियंत्रण एकजुट होकर योजनाओं का लाभ उठाकर ही प्राप्त कर सकते हैं। और जहां तक महंगाई की बात है, महंगाई में भी ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज कोई भी राजनीतिक दल या सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं लगा सकते, क्योंकि विश्व स्तर पर युद्ध का आगाज चला हुआ है, देश आपस में लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी, और साथ में कोरोना से भी जो है बहुत हानि हुई है, तो बहुत समय तक उद्योग बंद रहे, उसका भी फर्क पड़ा है। तो
लाजमी है कि महंगाई और बेरोजगारी इस दिशा में बढ़े हैं। चलते चलते हम एक अंतिम प्रश्न लेंगे लखनपाल जी। आप आज बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में भाजपा के रिपीट को लेकर के कि हम पुरानी परंपराओं को हटाकर एक नई परंपरा कायम करेंगे जो भाजपा के सरकार के रिपीट की होगी। तो कई राज्यों में भी ऐसा हुआ है, लेकिन कर्मचारियों की राजनीति, बागवानों की राजनीति और आम आदमी की राजनीति, उसमें लोग कहीं ना कहीं प्रदर्शन करके नाराजगी जताने का प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने बड़ा अच्छा इसका प्रत्युत्तर भी दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाराजगी कायम है। अब बात आती है भाजपा के रिपीट को लेकर के, तो आम इंसान, सामान्य वर्ग, सामान्य वोटर भाजपा को ही पुनः वोट क्यों दे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसको इस तरह कहूंगा, हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, सब जानते हैं, लेकिन हम एक परिवार हैं। परिवार में कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ नाराज रहते हैं, कुछ खुश रहते हैं, कुछ ज्यादा खुश रहते हैं। कुछ लोग नाराज हैं, कुछ होते हैं, उनकी हर डिमांड हर बच्चे की आप परिवार में नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि आपको पूरी फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, इकोनॉमिक्स देखनी पड़ती है। हर एक नाराज वर्ग से सरकार ओपन है, हर विधायक हमारा अवेलेबल है, हर हमारे मुख्यमंत्री जी भी दरबार लगाते हैं, जनमंच के कार्यक्रम, हर वर्ग से बातचीत की जा रही है और जिसकी भी जो जायज समस्या है उसका निवारण किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि नाराजगी रहेगी, चुनावों तक नाराजगी खत्म हो जाएगी। कर्मचारियों से बात हुई है, बागवानों को तो सर्वोपरि रख के हम बात कर ही रहे हैं, हर वर्ग से बात करके ये नाराजगी दूर रहेगी। एक बात। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उत्थान की ओर है, अपने पार्टी के नहीं, प्रदेश के, देश के। मोदी जी की जो नीतियां हैं उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है हर एक मुख्यमंत्री द्वारा, हर एक वर्ग द्वारा। हम एक डेवलपिंग स्टेट में हैं, हम चाहते हैं कि ये डेवलपिंग स्टेट हिंदुस्तान की रहे, प्रदेश की रहे। आपकी सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार रिपीट होगी, वो डेवलपमेंट जारी रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर वापस सरकार में लाना, उन योजनाओं को उनके एंड तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कार्य कर रही है सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए। मतलब आपको उसमें योगदान करना है, और आपका योगदान क्या रहेगा? वोट। आप वो वोट करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार वापस बनाइए, और एक तरह से असली आम आदमी की सरकार यही बनेगी। गगन लखनपाल जी ने बड़ी अच्छी बात की है। जो लोग आज पार्टी से, संगठन से या सरकार से या प्रशासन से नाराज हैं, किसी का कोई काम रुका हुआ है, तो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी ने सब मंत्रियों की, एमएलए की ड्यूटी लगाई हुई है। तो आप की कोई भी समस्या है, आप सीधे तौर पे अपने एमएलए को, मुख्यमंत्री को या मंत्रियों को संपर्क करें, आपकी समस्या का निराकरण होगा। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि चुनाव से पूर्व ही सबकी नाराजगी दूर कर ली जाएगी। तो गगन लखनपाल जी के साथ आज हम चुनावी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चुनावी चर्चा आगे बनी रहेगी। गगन लखनपाल जी का दोबारा भी हम स्वागत करेंगे, और इसी के साथ हम आज अपनी चुनावी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद लखनपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखते रहिए हिमदर्शन टीवी।